वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और अब खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई। जी हां, अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे समतलीकरण के दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंबे और शिवलिंग यहां पर मिले हैं। आपको बता दें कि 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग उस हिस्से से मिला है जहां पर मलबे को हटाने का काम और समतलीकरण का काम चल रहा था। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आज तक पर आप देख रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो पिलर्स हैं जो कि उस जगह से मिले हैं जहां पर समतलीकरण का काम चल रहा था। आपको बता दें, खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अतिरिक्त 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ सहित 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग भी यहां पर मिला है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, वाकई ये जो हम लगातार बात कर रहे थे और प्रमाण की बात लंबे समय से की जा रही थी, जिसको लेकर कई तरह से विवाद भी हुए और एक लंबा विवाद, एक लंबा उसका एक पूरा इतिहास ही है। लेकिन अब जो खुदाई में समतलीकरण के काम के बीच ये जो तमाम चीजें मिली है, ये अपने आप में एक तरह से प्रमाण है कि यहां पर मंदिर हुआ करता था, एक भव्य मंदिर हुआ करता था। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से मंदिर के भग्नावशेष मिल रहे हैं और खासकर बड़े बड़े खंभे, ब्लैक स्टोन के खंभे, सैंड स्टोन के खंभे, 4 फुट की 2-2 शिवलिंग मिली है। और ये तमाम वो इलाके हैं जो गर्भगृह का इलाका है, जहां पर रामलला विराजमान थे, लगातार लोग दर्शन कर रहे थे। वो जो टीला है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां समतलीकरण हो रहा था, वहां जमीन को बराबर किया जा रहा था, वहां पर ये तमाम चीजें मिली है। निश्चित तौर पर जो अभी तक हिंदू पक्ष दावा करता रहा और अब तो जीत चुका है, उसके लिए एक बड़ा बूस्टर है, मतलब कहने को कि और कुछ दुनिया को दिखाने और बताने के लिए होगा। इस वक्त हमारे साथ सत्येंद्र दास भी मौजूद है और साथ साथ राजू दास। सत्येंद्र दास जी खुद मुख्य पुजारी हैं रामलला के और राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हैं। सत्येंद्र दास जी, सबसे पहले तो आपसे सवाल ये बताइए कि ये जो मूर्तियां मिल रही हैं, खंभे मिल रहे हैं, शिवलिंग मिला है, ये क्या दिखाता है और किस तरीके से ये मिली हैं, आगे इसका क्या होना है? देखिए, जिस प्रकार की चर्चा हमारे हिंदू समाज में रही, मंदिर पक्ष में रही कि हमारे उस भव्य दिव्य मंदिर को तोड़ करके और वहाँ पर विवादित ढांचा बनाया गया था, उसका सबूत पहले खुदाई हुई थी, उससे भी मिला। आज जो मिल रहा है वो टूटी फूटी मूर्तियाँ मिल रही हैं और उसके बाद में जो मंदिर का आकार होता है, जिसमें हमारे देवी देवताओं के चिन्ह होते हैं, जैसे अष्टदल कमल है, चक्र है, शंख है और गदा है और भगवान शिव के त्रिशूल हैं, भगवान शिव के भी वहाँ मूर्ति मिली है। आपने तमाम चीज़ों को देखा? ये सब हमारे सामने निकल रहा हुआ देखे हैं हम। तो ये जितने सामान निकल रहे हैं, ये सब ये दर्शाते हैं कि बहुत ही भव्य दिव्य मंदिर था, बहुत ही सुंदर आकृति के बना हुआ था, लेकिन उसको ध्वस्त करके और हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया। ये एक चीज़ बताइए कि ये कब के मंदिर होंगे और ये कितने बड़े इलाके में इस वक्त आप लोगों को मिल रहे हैं, ये जो तमाम खुदाई हो रही है इस वक्त? अभी तो आसपास जो रामलला जहाँ विराजमान थे, जहाँ विवादित ढांचा था, उसके आसपास ही है। उससे आगे बढ़ेंगे तो और इसके अवशेष मिल सकते हैं। अभी और अवशेष मिलेंगे। हमारे साथ हैं राजू दास, जो कि हनुमानगढ़ी के महंत हैं। राजू दास जी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं। हिंदू जनमानस के लिए हर्ष की बात है कि देखिए, अभी तक जो लोग, तमाम ऐसे लोग थे, उच्चतम न्यायालय के आदेश आने के बावजूद भी उंगली एक उठाते थे कि नहीं, देखिए ऐसा नहीं। जो अभी शुद्ध रूप से कभी राम जी को नहीं मानते थे, अब चंदन लगा घूमते मैं भी हिंदू हूँ, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है। क्योंकि शुरू से अयोध्या सनातन धर्म संस्कृति का के लिए जाना जाता है और भगवान राम की जन्मस्थली, साधु संत अयोध्या का हिंदू जनमानस कह रहा था कि राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर कलंक बाबरी ढांचा वहां पे तैयार किया गया था, लेकिन नहीं, लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन उसके सामने आज के समय में जो खुदाई चल रही है, खुदाई में एक से एक सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ जो भी चीज मिल रहा है, इसके नाते आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं और पूरे देश के आम जनमानस
इस चीज को देखे। जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, जो कहते थे कि नहीं सरकार ने जबरदस्ती किया, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार की दोनों पक्ष को सुनना चाहिए, उनके मुंह पे करारा तमाचा है, ये देखने से पता चलता है। सर ये बताइए कि ये कितने बड़े इलाके की में खुदाई इस वक्त जो चल रही है वहां है? अभी तो 66 एकड़ में बहुत बड़ा जगह है, क्या सारे जगहों पे खुदाई? अभी केवल 2.2 एकड़ 77 पॉइंट में ही काम चल रहा है। इसके अलावा आगे बढ़ाया जाएगा। अभी जो खुदाई और समतलीकरण है इतने में ही है। ये जो मुखिया पास है, क्योंकि पहले यह चिन्हित किया जा रहा है कि पहले जहां पर मंदिर बनना है, जहां रामलला विराजमान थे, अब हट करके दूसरे जगह चले गए हैं, वहां पर भव्य मंदिर बनना है। तो उस स्थान को समतलीकरण और उसको बराबर किया जा रहा है। बिल्कुल आगे जिस तरह से मंदिर के पुजारी और तमाम लोग बता रहे हैं, वाकई उन लोगों के लिए जो लंबे समय से ये लड़ाई लड़ते रहे थे, उनके लिए भी ये बूस्टर है। और ये समझने की बात है कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर रहा था। देखिए आपको अब हम दिखाते हैं राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के अस्थायी मंदिर का वीडियो। गर्भगृह से रामलला को इसी अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया था और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस वक्त वहां पर मौजूद थे उस कार्यक्रम में। हालांकि अस्थायी तौर पर अभी शिफ्ट किया गया है रामलला विराजमान को यहाँ पर, और मंदिर निर्माण के बाद वापस गर्भगृह में उन्हें ले जाया जाएगा। और रुक करेंगे अगली खबर का। विमान सेवा 25 मई से शुरू होगी और सरकार ने हवाई सफर के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। जो लोग यात्रा करेंगे उनके लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, तभी उन्हें विमान में एंट्री दी जाएगी। तो आपको हम बता दें कि यात्रियों को विमान में उड़ने के समय से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। जिनकी उड़ान अगले 4 घंटे में होगी उन्हें ही एयरपोर्ट पर एंट्री दी जाएगी। एयरपोर्ट पर पहुंचने और वहां से निकलने के लिए निजी वाहन या फिर अधिकृत कैब सर्विस का ही इस्तेमाल करना होगा। भारत सरकार के आदेश के बाद जयपुर एयरपोर्ट भी अराइवल और डिपार्चर के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है कि कोरोना जैसी बीमारी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को अंदर जाने दिया जाए और बाहर लाया जाए। हमारे साथ हैं एयरपोर्ट के डायरेक्टर जगदीप बल्हारा जी भी हैं, साथ में उनसे बातचीत करते रहेंगे। सर क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है? जैसा कि आप देख रहे हैं, बाहर से हमने डिस्टेंस मार्किंग शुरू कर दी। ये डिस्टेंस मार्किंग है? हाँ जी। इसमें क्या है, पैसेंजर जब गाड़ी से उतरेंगे उसके बाद यहाँ से अंदर आएंगे, ये स्टेप्स बने हुए हैं, तो ऐसे इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर एक हमारा कंप्यूटर से उस पे वो स्क्रीन पे लगेगा, ये बोर्डिंग पास दिखाएंगे, तो CISF वाले उसको ओके करेंगे, तब वो अंदर जाएंगे। इसके अलावा बात करने के लिए दूर से हमने एक और काउंटर बना रखा है। ये काउंटर बनाया गया है, किसी को बात करना है तो इसके बाहर से बात करेगा, ताकि किसी को कोई शक है, कोई इंक्वायरी है तो वो CISF के पर्सनल यहाँ रहेंगे, वो बात कर सकते हैं। वो बात करेंगे और अंदर जाने के बाद पहले टेम्परेचर चेक करेंगे यहाँ पर जी। तो इस तरह से टेम्परेचर चेक किया जाएगा और देख सकते हैं कि ये फेस शील्ड भी लगा रखे हैं ताकि अगर मास्क हटाकर अगर चेक किया जाता है तो सुरक्षित रहें। इसके बाद यात्रियों का विवरण भी लिया जा रहा है। इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और आपको हम सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे कि लॉकडाउन से पहले कैसे हालात हुआ करते थे और अब जब लॉकडाउन के बाद 25 मई से जो एयरपोर्ट्स खुलेंगे, हवाई जहाज चलना शुरू होगी, उसके बाद कैसी व्यवस्था है। सबसे पहले आप देख लीजिए, जब आप पटना एयरपोर्ट में आएंगे तो ये आपके जो डिपार्चर गेट है उसके बाहर ही में आप देख लीजिए पैसेंजर्स के लिए किस तरीके से यहाँ मार्किंग की गई है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, ताकि हर यात्री के बीच में तकरीबन 2 से 3 फीट की दूरी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जाए। उसको यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप किस तरीके से मार्किंग की गई है। उसके बाद जब आप डिपार्चर गेट पे आते हैं तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर प्रक्रिया होती है कि CISF के जो यहाँ पे जवान होते हैं उनको आपको टिकट दिखाना होता है, अपना आई कार्ड दिखाना होता है। तो किस तरीके की यहाँ व्यवस्था होगी, यहाँ आप देख लीजिए। यहाँ डिपार्चर पर आप जैसे ही आएंगे तो अब कांटेक्ट ना हो लोगों से, उसके लिए यहाँ पे देखिए वेब कैम लगा दिया गया है। ये वेब कैम लगाया है और यहाँ पर आपको अपना जो टिकट हो या फिर आपका आई कार्ड है उसको यहाँ पर आपको दिखाएंगे, तो फिर उसकी तस्वीर अंदर आप देख लीजिए। एक तो यहाँ पे एक मिनट, अंदर जो है यहाँ पे जो CISF के जवान बैठे होंगे उनको इस कैमरे पे सामने दिखाई देगा कि आपका आई कार्ड पे क्या लिखा है, वो वैलिड है नहीं है, तो उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी। और अब
खबर दिल्ली से, जहां पर डॉक्टर्स को एलएनजेपी अस्पताल ने होटल खाली करने का फरमान सुनाया है। आपको बता दें कि क्वारंटीन किए गए डॉक्टर्स को 12 बजे तक का वक्त दिया गया था। अस्पताल ने कहा है कि अब होटल का खर्च नहीं उठाया जाएगा। डॉक्टर्स की दलील है कि उनके बाहर जाने से इन्फेक्शन फैलेगा। दिल्ली सरकार पहले ही नियमों में बदलाव की बात भी कह चुकी है। कोरोना से सबसे बड़ी लड़ाई फ्रंटलाइन पर कोरोना वॉरियर्स के तौर पर डॉक्टर्स लड़ रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि एक 7 सितारा होटल पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप यहां पे जो लोग देख रहे हैं ये सभी डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। फ्रंट लाइन पर रह करके इन्होंने लड़ाई लड़ी है और तकरीबन 300 के करीब लोग यहां पर इस होटल में रह रहे थे। आधे लोग क्वारंटीन थे और आधे लोग लगातार यहां पर ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन गुरुवार को उस वक्त अचानक से सब शॉक्ड हो गए जब उन्हें पता चला कि मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार की तरफ से एक आदेश आया है और उस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि 12 बजे से पहले यानी दोपहर होने से ठीक पहले सबको चेकआउट कर देना है किसी भी हालत में। सबसे बड़ा सवाल यही है, कई डॉक्टर्स लगातार ड्यूटी पर जा रहे हैं, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि अपने घरों को जाएंगे और कई हॉस्टल्स में रहेंगे। अब ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास? मैं बिल्कुल अपने घर वालों को एक्सपोज नहीं करना चाहूंगा। अगर ये भी होता कि इनकी नई गाइडलाइंस आई थी कि बिटवीन 5 to 10 डेज आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं, इफ इट इज नेगेटिव देन फॉर आवर मेंटल सेटिस्फैक्शन, फॉर आवर फैमिली मेंटल सेटिस्फैक्शन, वो अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है वी कैन गो होम, बट एटलीस्ट वी शुड बी गिवन दैट मच पीरियड ऑफ टाइम फॉर द क्वारंटीन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।